Hello friends, welcome to another video lecture of Alailan. In this lecture, we are going to introduce a very new topic, line integrals. तो वेक्टर कैलकुलस के अंदर आज हम लाइन इंटीग्रल्स की बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन समझेंगे और जानेंगे इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कुछ क्वेश्चंस। तो लाइन इंटीग्रल्स की बात करने से पहले हमें बात करनी चाहिए इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल्स आप सभी ने क्लास 11-12 में पढ़े हैं। डेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ा है, इनडेफिनेट इंटीग्रल भी पढ़ा है। लेट्स से आई हैव अ कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स ऑन एक्स वाई प्लेन और यहां पर मेरे पास दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आप मुझे इस कर्व के नीचे का एरिया अंडर दिस कर्व बिटवीन दिस इंटरवल a एंड b ये फाइंड करके दीजिए, तो आप क्या करेंगे इसके लिए? देखिए, इसके लिए हमने क्या प्रोसेस फॉलो किया था। वी हैव टेकन अ वेरी स्मॉल सेगमेंट इन दिस इंटरवल एंड वी कॉल्ड इट dx। ये छोटा सा मैंने एक सेगमेंट बनाया और इसकी लेंथ जो है वो dx है। अब इस सेगमेंट पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस रेक्टेंगल का अगर मुझे एरिया निकालना है तो ये कैसे आएगा? आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद इट्स हाइट, और इसकी हाइट क्या होगी? फंक्शन की वैल्यू। सो लेट अस से दिस इज एफ एक्स। सो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू डी एक्स। अब यही एरिया मुझे पूरे इंटरवल पर लेना है, तो मैं क्या करता था, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता था फ्रॉम ए टू बी। दिस विल गिव मी area of the curve y is equal to fx between the interval a and b। I hope आप ये रिकॉल कर पा रहे हैं। ये dx जो है ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन है और ये स्ट्रिप जो है ये बहुत ही पतली स्ट्रिप है। अब देखिए, ये तो हमने काम किया जब कर्व मेरी एक प्लेन पर थी। अब इसको मैं कुछ आपको 3 डायमेंशन में लेके जाता हूं। नाउ लेट्स से दिस इज अवर xy प्लेन एंड वी हैव अ कर्व इन दिस प्लेन। ये मेरे पास एक कर्व है यहाँ पर xy प्लेन के अंदर और इसको मैं c से डिनोट कर रहा हूँ। इस कर्व की खासियत है कि ये पैरामीटराइज्ड कर्व है, यानी कि c जो कि एक फंक्शन ऑफ xy होगा, इसको मैं फंक्शन ऑफ सम वेरिएबल t xt और yt के रूप में लिख सकता हूँ। दैट इज आई कैन राइट x एज xt एंड y एज yt। तो बेसिकली क्या किया मैंने, c को t पैरामीटर से पैरामीटराइज कर दिया और लेट से जो t है मेरा a और b के बीच में लाई करता है, यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है दिस पॉइंट इज xa, ya। ये हो गया मेरा xa और y एक्सिस पर क्या हो जाएगा ya, और ये पॉइंट हो गया मेरा xb, yb। सो दिस इज माई xb एंड दिस इज माई yb। तो ये सिचुएशन है अभी हमारे पास। अब देखिए, ये जो है ये मेरे पास तीसरा डायमेंशन आ गया z एक्सिस। लेट्स से वी हैव अ सरफेस हियर। ये हमारे पास एक सरफेस है। लेट अस से दिस इज एफ एक्स वाई। नाउ सी, अब आप क्या करते हैं, इस कर्व से इस सरफेस पे एक वॉल बनाते हैं। अब वॉल कह सकते हैं या फिर एक कर्टेन ड्रॉप करते हैं। तो देखिए क्या होगा, ये जो कर्व है अगर मैं इस सरफेस पे बनाऊं तो कुछ इस तरीके की हमें इमेज मिल जाएगी और यहां पर से यहां पर दिस लाइन विल गिव मी द हाइट फ्रॉम दिस xy प्लेन टू दिस सरफेस। नाउ आई कैन कनेक्ट दिस, और ऐसे ही मैं इसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को भी कनेक्ट कर सकता हूं। नाउ इट विल बी लाइक दिस। अब जो ये वॉल बन रही है, इस वॉल का मुझे एरिया निकालना है। तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, आई हैव टू टेक दिस लेंथ। इस लेंथ को मैं नाम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज माय ds। ds कैसे आया, दिस इज
very small part of this curve C between these two points. Let us call them PQ. P मेरा इनिशियल पॉइंट है, एक्स ए वाई ए, Q मेरा फाइनल पॉइंट है, और इसके बीच में मैंने एक छोटे से सेगमेंट को DS नाम दिया। अब देखिए इस DS को अगर मैं इस हाइट से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, जैसे हमने एरिया अंडर द कर्व वाले केस में किया था, सेम वैसा ही काम कर रहे हैं। सो दिस fxy into ds will give us area of this rectangle। अब देखिए यहां पर तो मेरे पास A और B दो पॉइंट्स थे जिनके बीच में मुझे निकालना था, और ये एक स्ट्रेट लाइन थी। यहां पर देखिए अब मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक कर्व है। अब मुझे इस पॉइंट से चलते हुए जाना है और ऐसे एरिया लेते हुए जाना है, तो आप समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज़्यादा है। तो इस एरिया को मैं जो है इंटीग्रेट करके निकाल सकता हूं, बट दिस इंटीग्रल इज एन स्पेशल इंटीग्रल। मैं यहां पर A और B नहीं लिख सकता, यहां पर मैं लिखूंगा दिस इज माई लाइन इंटीग्रल ओवर द कर्व C। ये C लिखने का मतलब क्या है, ये जो इंटीग्रल है वो इस C कर्व पर कैलकुलेट करना है। तो ये क्या हुआ मेरा, ये हुआ मेरा एरिया अंडर द सरफेस along a particular curve or path which we are calling C within the surface। यानी कि इस सरफेस के नीचे का एरिया इस पर्टिकुलर कर्व पे। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ लाइन इंटीग्रल का। दिस इज अवर लाइन इंटीग्रल। अब देखिए मुसीबत ये आती है इसको कैलकुलेट कैसे करें। यहां पर मेरे पास दो वेरिएबल हैं एक्स वाई, यहां पर मेरे पास एक अलग ही टर्म है S, और यहां पर मेरे पास कांस्टेंट की जगह C है। अब ये C कर्व कुछ भी हो सकता है। अब तक जो मैंने इंटीग्रल कैलकुलेट किए वहां पर मेरे पास सिंपल चीज होती थी, एक वेरिएबल x या y, या फिर आप डबल इंटीग्रल की बात करें वहां पर भी हम एक वेरिएबल को कांस्टेंट ट्रीट कर लेते थे और दूसरे के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते थे। लेकिन यहां पर इसको कैसे डील किया जाए ये सब समझना थोड़ा सा टिपिकल होगा। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए जो ये C कर्व है ये स्पेशल टाइप की कर्व है, ये स्मूथ और ओरिएंटेबल कर्व है। ओरिएंटेबल कहने का मतलब क्या है, इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब डायरेक्शन अलोंग द कर्व फॉर इंक्रीजिंग t। यानी कि जैसे जैसे आपका t बढ़ रहा है आप इस कर्व की डायरेक्शन बता सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिएंटेबल कर्व। और स्मूथ तो आपको पता ही है जिसके डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस होते हैं। तो दिस इज अ कर्व दैट इज स्मूथ, यानी कि इसमें कोई शार्प एज नहीं होगा, और ये ओरिएंटेबल है। तो देखिए बेसिकली हमें क्या काम करना है, जो हमने C की पैरामीटराइजेशन निकाली थी, यानी कि C को हमने t के रिस्पेक्ट में पैरामीटराइज किया था बाय राइटिंग x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी। इस कंडीशन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूं मैं इस ds को xy में लिख पाऊं। लेट्स सी व्हाट दिस ds इज। लेट्स से ये मेरी C कर्व है जो xy प्लेन पर है। एक्चुअली आप इसको घुमा के देख लीजिए, कुछ इस टाइप की शेप लेगी ये। बेसिकली हमें शेप पर फोकस नहीं करना, हमें ये ds निकालना है। ये छोटा सा जो पोर्शन है ds ये क्या होगा। देखिए इस ds को निकालने के लिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन सकता है, और ये जो मेरी विड्थ है इसको मैं बोल देता हूं dx, और इस हाइट को मैं बोल देता हूं dy। तो आप आराम से गेस कर सकते हैं ये ds क्या होगा। दिस ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो ये ds क्या आ जाएगा, दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। तो ये ds मेरा निकल गया x और y में। अब देखिए x मेरा क्या है, फंक्शन ऑफ t है, तो dx क्या हो जाएगा, यहां से देखिए dx विल बी व्हाट, x डैश t dt। बेसिकली मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या मिलेगा मुझे, dx बाई dt इज इक्वल टू एक्स डैश टी, और इस dt को मैं उधर ले गया। ऐसे ही मैं इसको निकाल सकता हूँ,
डी वाई क्या हो जाएगा मेरा, वाई डैश टी डी टी। अब देखिए यहां से देखिए और इन दोनों का यूज कीजिए, तो डी एस को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश टी डी टी होल स्क्वायर प्लस वाई डैश टी डी टी होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं डी टी स्क्वायर बाहर निकालूं तो स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद वो डी टी बचेगा और अंदर हमारे पास बचेगा एक्स डैश टी स्क्वायर प्लस वाई डैश टी स्क्वायर और बाहर आ जाएगा मेरे पास डी टी। तो अब मैंने इस डी एस को एक सिंगल वेरिएबल टी के अंदर लिख लिया है। इस फंक्शन को मैं टी के अंदर लिख सकता हूं बाय सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू एक्स टी एंड y इज इक्वल टू वाई टी। तो ये मेरा फंक्शन जो है ये भी टी के अंदर बन जाएगा। और देखिए जो ये कर्व c है, जब ये मेरे सारे वेरिएबल टी के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं तो मुझे पता है टी पर जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि टी जो है वो a से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा और b से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। Then I can write this area as this is equal to integral over a to b function of xt comma yt और ds की जगह क्या जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डैश टी स्क्वायर वाई डैश टी स्क्वायर डी टी। ये है मेरा एरिया इस सी कर्व पे इस सरफेस के अंदर का, यानी कि दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट लाइन इंटीग्रल इन टू वेरिएबल्स। अब देखिए अगर ये फंक्शन 3 डायमेंशन में हो तब इसे क्या करेंगे हम। 3 डायमेंशन में भी ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है। देखिए वी विल हैव a इज इक्वल टू इंटीग्रल a टू b। अब यहां पर मेरे पास एक्स वाई था तो मेरे पास z और आ जाएगा एक्स टी वाई टी जेड टी और ऐसे ही स्क्वायर रूट में भी मेरे पास एक्स डैश टी स्क्वायर वाई डैश टी स्क्वायर प्लस जेड डैश टी स्क्वायर डी टी। तो ये हो गया मेरा 3 डायमेंशन के अंदर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लाइन इंटीग्रल का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। अब बात करते हैं कुछ इसकी सिंपल ऑब्जर्वेशंस की। लेट्स नोट सम पॉइंट्स हियर। जब मेरा सी जो है वो क्लोज कर्व होता है तो हम लाइन इंटीग्रल को इस सिंबल से डिनोट कर देते हैं। बेसिकली यहां पर हम एक सर्कल लगा देंगे, दिस विल इंडिकेट दैट सी इज अ क्लोज्ड कर्व। तो यहां पर मैं लिख देता हूं व्हेन सी इज क्लोज्ड कर्व। अब देखिए जनरली जो लाइन इंटीग्रल है वो हमारा पाथ पे डिपेंड करता है। जैसे मानिए P और Q इन 2 पॉइंट के बीच में मुझे लाइन इंटीग्रल निकालना है और ये एक पाथ मैंने लिया। अब अगर मैं पाथ चेंज कर देता हूँ, पाथ में यहां से ऐसे जाता हूँ, ये व्हाइट वाले पाथ पे आता हूँ, तो लाइन इंटीग्रल जो है जनरली चेंज हो जाता है। अगर ये चेंज नहीं होता तो ऐसे लाइन इंटीग्रल को हम बोलते हैं कि वो पाथ इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि उसे इस पाथ से फर्क नहीं पड़ता। सो आवर सेकंड important point that you need to remember is generally line integral is dependent on path। dependent on path कहने का मतलब क्या है, अगर आप एफ डी एस का इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसी C1 कर्व पे और इसी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल रहे हैं किसी C2 कर्व पे, तो जनरली क्या होगा, दोनों नॉट इक्वल होंगे। बट व्हेन यू गेट all the line integral over different path getting the same value, then we will call the line integral is independent of path or path independent. When line integrals are same along every path, then it is known as independent of path और path independent। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लाइन इंटीग्रल है वो पैरामीटराइजेशन पर डिपेंड नहीं करता। यानी कि आप जो इसकी पैरामीटराइजेशन यूज कर रहे हैं, जैसे मानिए मुझे एक कर्व दिया हुआ है
y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और अब मैं इसके लिए पैरामीटराइजेशन जो यूज कर रहा हूं वो मैंने किया, x को मैंने t ले लिया तो y मेरा आ गया टी स्क्वायर। तो ये एक पैरामीटराइजेशन हो गया। अब देखिए मैं एक और पैरामीटराइजेशन ले लेता हूं। मान लीजिए x को मैंने ले लिया रूट टी, तो y मेरा क्या आ जाएगा t। ये भी एक पैरामीटराइजेशन हो सकता है। तो आप देखेंगे कि दोनों पैरामीटराइजेशन पे जो रिजल्ट है वो मेरा सेम रहेगा। द वैल्यू ऑफ लाइन इंटीग्रल इज इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटराइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे जो ये लाइन इंटीग्रल है इसकी हेल्प से हम वर्क निकाल सकते हैं ओवर अ फोर्स फील्ड एफ व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स और टेक अ कर्व सी। जैसे मानिए ऐसे करके हमारे पास कोई मैग्नेटिक फील्ड है, कोई भी फोर्स हो सकती है हमारे पास, ये वेरिएबल फोर्स है, और कोई ऑब्जेक्ट जो है वो इसके अंदर छोड़ दिया गया है। वो ऐसे करके कुछ पाथ ट्रेस कर देगा, कोई कर्व भी हो सकती है या फिर सीधा भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब मुझे वर्क डन निकालना है। तो जो वर्क डन है वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस लाइन इंटीग्रल। इनफैक्ट लाइन इंटीग्रल जो खोजा गया था वो फिजिक्स के कुछ इसी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए निकाला गया था। जैसे कि वर्क डन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, फ्लूइड फ्लो, इन सब चीजों से रिलेटेड कुछ फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आती थी जिनको सॉल्व करने के लिए इसका यूज किया जाता था। लाइन इंटीग्रल की हेल्प से आप एरिया भी निकाल सकते हैं, विच वी विल ऑल्सो सी इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो ये तो कुछ बेसिक बातें हुई। यहां पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या हुए। अगर यहां पर आपको एक सर्कल मिलता है तो ये क्लोज कर्व होगा। जनरली लाइन इंटीग्रल जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो पाथ पर डिपेंड करता है। और जब ऐसा होता है तो हम इसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ और पाथ इंडिपेंडेंट। लाइन इंटीग्रल जो है वो पैरामीटराइजेशन के इंडिपेंडेंट होता है, यानी आप कोई भी पैरामीटराइजेशन यूज करें उससे उसे फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अब चलिए फॉर्मूला तो हमने देख लिया, अब एक एग्जांपल करके देखते हैं कि लाइन इंटीग्रल को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। इवेल्युएट द लाइन इंटीग्रल एक्स स्क्वायर जेड ds over a curve C where C is the helix, x is equal to cos t, y is equal to 2t and z is equal to sin t where t varies from 0 to pi। तो देखिए यहां पर मुझे जो कर्व C है वो पहले से ही पैरामीटराइज्ड फॉर्म में दी हुई है, t के अंदर मुझे दे रखा है। तो यहां पर पैरामीटराइजेशन का काम बच गया मेरा। तो जो फंक्शन है आप देख सकते हैं ये 3 वेरिएबल के अंदर है, y यहां पर नहीं है बट x और z है। सो आई कैन से दैट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड, ये मेरा फंक्शन है। नाउ फ्रेंड सी, आई कैन इजिली राइट दिस फंक्शन एज इन द वेरिएबल t। x की जगह पे क्या पुट करूंगा cos t, y की जगह पे 2t, z की जगह पे sin t। तो चलिए पहले मैं इसे t वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेता हूं। तो ये हो जाएगा मेरा cos स्क्वायर t इंटू sin t। सो दिस इज माई फंक्शन एफ एक्स वाई जेड। नाउ सी, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मेरे को पहले तो एफ एक्स टी वाई टी जेड टी चाहिए था, वो मैंने लिख लिया है। एक्स डैश टी वाई डैश टी जेड डैश टी, बेसिकली इनके डेरिवेटिव्स चाहिए, तो वो कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। देखिए एक्स डैश टी क्या हो जाएगा कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, वाई डैश टी क्या हो जाएगा 2t का डेरिवेटिव 2, और z डैश टी क्या हो जाएगा साइन टी का डेरिवेटिव दैट इज कॉस टी। तो डेरिवेटिव भी हमने निकाल लिए। अब इसके अंदर पुट कर देते हैं, 0 हो जाएगा मेरा a, फाई हो जाएगा मेरा b। सो लेट अस राइट आवर एरिया इज इक्वल टू 0 टू पाई फंक्शन है मेरा cos स्क्वायर टी साइन टी, देन वी हैव स्क्वायर रूट एक्स डैश टी स्क्वायर यानी कि माइनस साइन टी स्क्वायर
प्लस वाई डैश टी स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस जेड डैश टी स्क्वायर यानी कि कॉस टी स्क्वायर डी टी. So let us calculate this. So area is equal to 0 to pi cos square t sin t. ये हो जाएगा sin square t और ये हो जाएगा cos square t. sin square t plus cos square t, this will give me 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 हो जाएगा और ये मेरे पास 1 पहले से था तो यहाँ मुझे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 5. इसका इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हैं. cos t को आप u पुट कर लीजिए, फिर ये हो जाएगा u स्क्वायर डी यू, एक माइनस साइन आगे आ जाएगा और जब आप उसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा u क्यूब बाय 3 यानी कि cos क्यूब t बाय 3 और लिमिट होगी 0 से पाई. इसे आप सॉल्व कर लीजिए, यू विल गेट 2 रूट 5 बाय 3. दिस इज माई लाइन इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर जेड डी एस ओवर द कर्व सी. तो फ्रेंड्स देखा आपने, यहाँ पर हमने कितनी आराम से एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है. नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस को लेंगे, अपनी इस कड़ी को कुछ आगे बढ़ाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे लाइन इंटीग्रल की. तब तक के लिए आप इन सब चीज़ों का रिवीजन कीजिए. आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.